रितबा, सैयद तनसीर बुखारी साहब चीफ गेस्ट, वकील असलम साहब चेयरमैन ATIR, अकाउंटेंट मेंबर ATIR, उसके अलावा सेक्रेटरी जनरल हमारे रितबा के फाइनेंस सेक्रेटरी रितबा की सीनियर मेंबर जर्नलिस्ट हाफिज इदरीस साहब और तमाम सीनियर मेंबर, सबको अस्सलाम वालेकुम। जी, हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज में जो अमेंडमेंट्स आई हैं उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। और वो कि जो फाइनेंस बिल आया था उसमें जो अमेंडमेंट्स थी उसमें से बहुत बल्कि कम ही हुई हैं। जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स का रद्द-बदल किया गया, लेकिन यहाँ पे इतना नहीं किया गया, जस्ट एक दो ऐड की गई हैं। तो अमेंडमेंट्स सेल्स टैक्स एक्ट और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट जो ऑर्डिनेंस है 2001 उसमें, और अमेंडमेंट्स ऑफ दी फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, ये भी एक पिक्चर है और इसमें ऊपर एक डेफिनेशन लिखी हुई है, टैक्स इज द प्राइस फॉर लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये मेरी एक अपनी तख्लीक करदा डेफिनेशन है फॉर द लास्ट 10 इयर्स। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब लोग सिविलाइज्ड होना शुरू हुए तो तभी से टैक्स शुरू हुआ। तो जितने मोर सिविलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें ज़्यादा टैक्सेस हैं। हम इसीलिए शायद ज़्यादा सिविलाइज्ड नहीं हो सके अभी तक कि हम टैक्स कम देते हैं। हाफिज साहब ने भी कहा कि सिर्फ 8 लाख लोग जो हैं 3.6 मिलियन में से वो टैक्स रिटर्न्स में अपना टैक्स अदा करते हैं। Anyhow, if we want to be more civilized, then we have to pay taxes and we have to pay price for that. ये जस्ट एक छोटा सा ब्रेकअप के टैक्स रेवेन्यू का जो बजट में आया था 9.2 ट्रिलियन का। उसके बाद अभी जो फर्दर उसमें फाइनेंस एक्ट जब पास हुआ तो 200-250 अरब जो है उसमें फर्दर ऐड किया गया है। तो ये जस्ट फॉर योर नॉलेज। अब हम सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट्स की तरफ आते हैं जी। ये सप्लाई की डेफिनेशन है जिसमें प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ दिस हैज बिकम द प्रोविंशियल सब्जेक्ट, जहाँ पे अभी प्रोविंसेस में इसके ऊपर टैक्स। अलीम अब्बासी साहब, सर यू आर वेलकम। सॉरी टू सर इंटरप्ट यू। वेलकम सर। अब्बासी साहब, अलीम अब्बासी साहब, मेंबर इस्लामाबाद बार काउंसिल, यू आर वेलकम एट रावलपिंडी इस्लामाबाद टैक्स बार एसोसिएशन सेमिनार। सर ये गुड्स और सप्लाई की डेफिनेशन में प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एग्जिस्ट करता था। अब चूंकि नेशनल टैक्स कमीशन ने इसका फैसला किया है कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा, दैट्स व्हाई इट हैज बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन एंड सप्लाई की डेफिनेशन से भी इसको निकाल दिया गया है। और सिमिलरली प्रोविंसेस ने भी इसकी अपने लॉज में प्रोविंशियल जो सेल्स टैक्स लॉज है उसमें अमेंडमेंट कर दी, और ICT सेल्स टैक्स एंड सर्विसेज ऑर्डिनेंस है वहाँ पे भी ये सीरियल नंबर ऐड करके उसके ऊपर 15% सेल्स टैक्स ऐड कर दिया गया। देन ये एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, आप लोग के सबको अंदाजा है। टियर 1 रिटेलर्स वो होते हैं जिन्होंने POS इंटीग्रेशन करनी है FBR के ऑनलाइन सिस्टम के साथ, और इसमें काफ़ी एजुकेशन वगैरह भी चलती रही। और जो एग्जिस्टिंग था उसमें यह है कि किसका 12 लाख से बिल ज़्यादा है, और उसमें एरिया का एक चक्कर था कि रिटेलर्स जिनका एरिया 1000 स्क्वायर फीट शॉप एरिया है और फर्नीचर की सूरत में 2000 स्क्वायर फीट और ज्वेलर्स की सूरत में 300 से ज़्यादा जिनका स्क्वायर फीट एरिया था वो टियर 1 की डेफिनेशन में फॉल करते थे। तो ये काफ़ी ज़्यादा हड़तालें भी करते रहे ज्वेलर्स और बाकी रिटेलर्स की। तो उसके कॉन्सिक्वेंट टू दैट इसमें ये हुआ कि ये दो चीज़ें जो एरिया की बेस पे टियर 1 रिटेलर में शामिल होना था ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। हमारी मीटिंग वहाँ पे फाइनेंस कमेटी में और FBR में जब हो रही थी तो मैंने सजेस्ट किया था कि सर आप ये सेल्स टैक्स में इंटीग्रेशन की बजाय इनकम टैक्स में ऑलरेडी प्रोविजन है, और SRO 779 जो है वो 2020 में इशू हुआ था। तो इनकम टैक्स लॉ के तहत पहले POS लाने ताकि लोगों को सेल्स टैक्स ना देना पड़े, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन हो जाए और उसके बाद फ्रेश रख के आप कर सकते हैं। तो वो स्टिल इन फील्ड है, जबकि फाइनेंस बिल में वैसे पेनल्टीज भी हैवी प्रपोज हुई थी जो बाद में विड्रॉ कर ली नहीं, कि अगर जिन्होंने इंटीग्रेट होना है अगर वो नहीं होते तो उनके लिए पेनल्टीज थी, यानी वो पास नहीं हुआ। तो ये होप किया जा सकता है। और इनकम टैक्स लॉ असिस्टेंस ऑफ द मल्टीमीडिया, तो इसमें टियर 1 रिटेलर्स की बात हो रही थी कि उसमें टियर 1 रिटेलर्स में से अब जो एरिया का चक्कर था कि एरिया के हिसाब से अगर वो टियर 1 में फॉल करेगा तो वो शॉपकीपर्स के लिए भी, फर्नीचर रिटेलर्स के लिए भी और ज्वेलर्स के लिए भी वो चीज़ खत्म कर दी गई है।
अब उसके अलावा बाकी अगर शराइत पूरी होती हैं तो वो टियर 1 रिटेलर होंगे और दे हैव टू बी इंटीग्रेटेड विद FBR POS सिस्टम, जैसा कि सब ऑलरेडी भी चल रहा है, उसमें ड्राइव चल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग इससे निकल गए। एनी हो, उनकी ख्वाहिश थी कि डेबिट क्रेडिट कार्ड जो मशीन्स हैं उसको भी निकाल दिया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो बड़े शहरों में हैं वो भी लगाई हुई हैं, और जो छोटी शॉप्स होती हैं एनी हो वो नहीं मिलता। इसके साथ ही फर्दर टैक्स आप सबको अंदाजा है कि किनको लगता है जो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं वो 3% था, अभी इसको 4% कर दिया गया। मैं ज़्यादा थोड़ा शॉर्ट रखूँगा, जैसे कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि टाइम हमारे पास शॉर्ट है और भी बहुत सारे गेस्ट हैं जिन्होंने टाइम लेना है। तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हाफिज इदरीस साहब ने बताया कि इसमें काफ़ी अरसे से हर साल अमेंडमेंट होती है और इसका कोई खातर खा फायदा नहीं होता है। इस साल भी जो अमेंडमेंट हुई है उसमें एक दो चीज़ें थी सर, अगर आपकी इजाज़त हो, जो फ़र्क है पिछले और इसमें, एक तो यह है कि कमेटी इसमें डेज कम किए गए हैं, जो कमेटी अपॉइंटमेंट और डिसीजन जैसे 45 डेज था उसको 15 दिन कर दिया गया, फिर इसमें एज ए चेयरपर्सन रिटायर्ड जज को कर दिया गया। और सबसे एक जो मेजर चीज़ है वो ये है कि इससे पहले जो सेक्शन एग्जिस्ट करता था उसके तहत केस जहाँ भी पेंडिंग है वहाँ से वापस लेना पड़ता था विड्रॉल। अब इसमें यह है कि विड्रॉल बाद में होगी। और इसमें दूसरी बात यह है कि बाइंडिंग था कमेटी का फैसला टैक्स पेयर पे और कमिश्नर पे दोनों पे। अभी कमिश्नर पे तो बाइंडिंग है लेकिन टैक्स पेयर पे बाइंडिंग नहीं है। वो इवन देन वहाँ पे जो जहाँ पे केस पेंडिंग है तो रिव्यू कर सकता है तो दोबारा वो चल सकता है। तो these were few things जो कि मैंने कंपैरिजन में इसके बनाई हैं। और इसके साथ सेल्स टैक्स एक्ट का एक फिक्स शेड्यूल है जिसमें 0 रेटेड आइटम्स डिफाइन है या क्लास ऑफ गुड्स है। तो 0 रेटिंग में बेसिकली एक तो अमेंडमेंट्स है, एक तो वही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाली जो जितनी सप्लाई होगी वो इसमें आई है। और उसके साथ साथ इसमें जो कमोडिटीज़ हैं, सप्लाईज ऑफ कमोडिटीज एंड रॉ मटेरियल्स ग्वादर जोन में, ग्वादर फ्री जोन में, तो उसमें पहले सिर्फ रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रियल इनपुट था, अब तमाम कमोडिटीज जो हैं वो भी एग्जाम्प्ट हैं। सिक्स शेड्यूल एग्जाम्पशंस का शेड्यूल है। इसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ एक स्लाइड सी छोटी सी एक अनोमली को रिमूव करने के लिए है, जैसे रेड चिलीज, जिंजर या टर्मरिक जो ये हल्दी वगैरह है, ये अगर अंदर एक ब्रांड नेम इन रिटेल पैकिंग थी तो तब वो टैक्सेबल थी, और अगर अदर देन ब्रांड नेम तब एग्जैम्प्ट थी। तब उसमें रिटेल पैकिंग का वर्ड एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो इससे यह है कि अगर बल्क सप्लाई भी ब्रांड नेम के तहत होगी तो वो भी टैक्सेबल होगी, ब्रांड नेम का सिर्फ जिक्र रह गया और जो रिटेल पैकिंग है वो बेसिकली उसमें से हज़फ कर दिया गया है। उसके अलावा सीरियल नंबर 151 और 153 जो है ये बेसिकली एग्जाम्पशन की इलेक्ट्रिसिटी ऑन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल, ये ट्राइबल एरियाज के लिए एग्जाम्पशन जैसे बाकी 2024 तक की हैं, इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा फर्टिलाइजर्स के ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल थी, अभी भी है, लेकिन उसमें DAP जो खाद है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है और DAP को रिड्यूस रेट शेड्यूल में 5% टैक्स होगा और फर्टिलाइजर के ऊपर FED भी 5% लगा दी गई है। तो फर्टिलाइजर्स DAP के अलावा जो है इसका मतलब है कि उसके ऊपर 5% टैक्स होगा, जबकि DAP एज ए फर्टिलाइजर उसके ऊपर 5% सेल्स टैक्स भी और 5% FED होगा। देन दी 6 शेड्यूल में टेबल 2 जो है वो एग्जैम्प्ट गुड्स होती हैं जो लोकल सप्लाई होंगी, तो जबकि टेबल 1 जो है वो सिर्फ वो इंपोर्ट एंड सप्लाई है। जो 6 शेड्यूल का टेबल 2 है वो सबको सब माशाल्लाह एक्सपर्ट है, उनको अंदाजा है कि ये सिर्फ लोकल सप्लाई होंगी के एग्जेम्पशंस अवेलेबल होती हैं। और इसमें भी लोकल सप्लाई में जैसे योगर्ट, बटर, देसी घी वगैरह, इसमें भी सेम अमेंडमेंट की गई है कि जो रिटेल पैकिंग का वर्ड जो है वो उसमें से निकाल दिया गया है। तो इसका मतलब है कि ये तमाम जो ब्रांड नेम अगर होंगी तो टैक्सेबल होंगी, इवन कि ये बल्क सप्लाई में भी बल्क सेल में भी, और रिटेल पैकिंग बेशक ना हो। तो अगर ब्रांड नेम के बगैर है तब इनकी एग्जाम्पशन अवेलेबल हो।
चलिए 8 शेड्यूल रिड्यूस रेटेड गुड्स, ये टेक्सटाइल लेदर सेक्टर के जो रिटेलर्स हैं वो पीओएस इंटीग्रेटेड है, तो उनके ऊपर रिड्यूस रेट था। पहले 10% होता था, फिर 12% हुआ और अभी इसको 15% ऐसा ऐसा दूसरे टैक्स के करीब मिलते जा रहे हैं, तो उनके ऊपर टैक्स रेट जो है 15% कर दिया गया। चलिए 8 शेड्यूल में एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए इसमें कुछ आइटम्स जो हैं मेडिकमेंट्स जो हैं उनके ऊपर भी रिड्यूस रेट 1% जो है एप्लीकेबल किया गया है, और उसमें सर्टेन एक्सक्लूजन भी दी गई है, मेरे जैसे स्कर्ट वगैरह और बाकी चीज़ें हैं। तो लेकिन ये है कि उसका स्कोप जो है थोड़ा सा एनहांस किया गया है। इसी तरीके से सीरियल 82 जो है वो भी फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरर से, उसमें भी थोड़ा स्कोप जो है उसको एनहांस किया गया है। और उसमें ये है कि जो टैक्स है वो उसमें वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे ही उन्होंने देना होता है। ये जी सेल्स टैक्स की अमेंडमेंट्स होगी एज पर डायरेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। इसके अलावा सेल्स टैक्स में साउंड फाइनेंस एक्ट के अंदर आपका माशाल्लाह बड़ा क्लिक है कानून पे। मैं सिर्फ मेंबर्स को जो कह रहा हूँ कि जो मैंगो खा रहे हैं कानून भी ध्यान ना सुनो। Amendments of the ICT Tax on Services Ordinance 2001, इसमें भी इसका एक टेबल 1 है, इसके शेड्यूल है, जैसे कि प्रोविंसेस के जो है उसके शेड्यूल, फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल है, जिसमें सर्विसेज की लिस्ट है और टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्ट है। जबकि इस्लामाबाद ICT की ऑर्डिनेंस है, उसमें एक ही शेड्यूल है, शेड्यूल 2 की ऑर्डिनेंस, और उसका टेबल 1 और टेबल 2 है। टेबल 1 में टैक्सेबल सर्विसेज और उनके साथ रेट है, जो स्टैंडर्ड रेट है नॉर्मली वो है, और जो टेबल 2 है उसके अंदर रिड्यूस रेट प्रोवाइडेड है। तो टेबल 1 में इसमें भी समटाइम्स वो रिड्यूस रेट जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं। हम लोग ये उसकी स्कीम के लिहाज से जो डेबिट क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं उसके ऊपर रेट को 5% किया गया है, और बाकी अदरवाइज ये 15% ही है। तो स्कीम के हिसाब से ये टेबल 2 में जो रिड्यूस रेट है वो आना चाहिए। क्यों सर? लेकिन ये है कि मतलब वो जिधर मर्जी उसको अपने हिसाब से भी दे देते हैं कोई भी चीज़, ताकि किसी को समझ उस तरीके से ना आ सके। तो एनी हो ये डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन के जरिए अगर आप रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो पेमेंट करते हैं तो देन रेट 5% होगा, अदरवाइज 15% होगा। देन जी टैक्सेबल सर्विसेज में एक छोटी सी और अमेंडमेंट है, सीरियल नंबर 11 IT सर्विसेज से रिलेटेड थी, और उसमें भी सिर्फ IT एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स था, जबकि कॉल सेंटर एक अलग सीरियल नंबर के तहत टैक्सेबल है। तो उसमें IT एनेबल्ड, जब लास्ट ईयर ये अमेंडमेंट आई टेबल 2 में, पहले IT एनेबल्ड सर्विसेज की 5% रिड्यूस रेट पे, तो उसमें कवर अप हो जाता था। तो लास्ट ईयर की अमेंडमेंट से एक तो ये हुआ कि टेबल 2 से रिड्यूस रेट खत्म किया गया, सिर्फ IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स की सर्विसेज जो थी उनके ऊपर 5% रहेंगे। तो अब सॉफ्टवेयर वेब डेवलपमेंट और बहुत सारी चीज़ें अगर लीगली देखा जाए, अब लोग क्या नॉट लायर, लेकिन ये है कि स्टूडेंट हूँ, सीखता रहता हूँ सबसे, ये लीगली देखा जाए तो वेब डेवलपमेंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स इस्लामाबाद में नहीं रहा था, क्योंकि वो टैक्सेबल सर्विसेज की लिस्ट में नहीं थे। तो एनी हो अभी उसको दोबारा IT एनेबल्ड सर्विसेज को सीरियल नंबर 11 को रिप्लेस करके इसमें शामिल कर दिया गया है, और रेट इसकी होगा 15%। और जो सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स की जो सर्विसेज हैं जैसे इम्प्लीमेंटेशन चार्जेज वगैरह, वो सिर्फ सीरियल नंबर जो टेबल 2 है उसकी सीरियल नंबर भी 11 है, तो उसमें वो स्टिल एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ कंसल्टेंसी चार्जेज जो है वो सब्जेक्ट टू रिड्यूस रेट होंगे, अदरवाइज बाकी जितनी चीज़ें हैं वो एट एनहांस रेट जो कि 15% स्टैंडर्ड रेट है उसके ऊपर टैक्सेबल होंगे। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पहले बता दिया कि वो प्रोविंशियल हो गया, और यहाँ पे भी एक सीरियल नंबर ऐड कर देंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट इसके जो सीरियल नंबर 11 में अमेंडमेंट थी। इसके बाद फेडरल एक्साइज एक्ट, इसमें भी छोटी छोटी एक दो अमेंडमेंट है, बहुत थोड़ा टाइम लूँगा। इसमें एक सेक्शन 3 है जो गुड्स एंड सर्विसेज लेविएबल टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी का स्कोप डिफाइन करता है। उसके अंदर इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है उसमें ये कहा है कि अगर कोई ऐसी सर्विस
और स्कोप जो कि सेक्शन 3 में नहीं आता है, फर्स्ट शेड्यूल में वो लिख दी गई सर्विस, तो तभी जस्ट टू रिमूव उसका स्कोप बढ़ाने के लिए या कोई उसमें नॉर्मली ना रहे या यूटिलिटी ना रहे, तो वो भी इसमें शामिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। देन सेक्शन 29, इसमें एक अगेन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डिपार्टमेंट्स नए क्रिएट होते हैं, इसमें भी अथॉरिटीज़ और बाकी सारे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनिशिएटिव्स ये भी एक क्रिएट की गई है, उसके ऑफिसर्स और उनकी अपॉइंटमेंट सारा वो उनको इसमें डिफाइन किया गया, एनेबल किया गया बेसिकली इस प्रोविजन में। अल्टरनेटिव सेम डिक्टो है कि सेल्स टैक्स में, इनकम टैक्स में और फेडरल एक्साइज में, इसलिए इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं। एक्साइजेबल गुड्स में 3 चीज़ें ऐड की गई हैं। जैसे फर्टिलाइजर का मैंने पहले बताया कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ पे एग्जाम्प्ट हैं, लेकिन उसके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। जो डीएपी है उसके ऊपर रिड्यूस रेट है, लेकिन फर्टिलाइजर डीएपी भी उसमें शामिल है, तो उसके ऊपर ये 5% भी लगेगा तो 10% हो जाएगा। उसके अलावा एनर्जी सेविंग मीजर्स के लिए जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं और जो बल्ब हैं, जो इनएफिशिएंट बल्ब हैं, उनके ऊपर भी जो एफईडी है वो इम्पोज की गई है, लेकिन वो उन्होंने कुछ एहतियात किया कि शायद उनके साथ उनका कोई मामला था कि वो कैसे उसको सर्टिफाई करेंगे कि वो एनर्जी इनएफिशिएंट है, तो इसके लिए इसको 1 जनवरी से ऑनवर्ड इम्प्लीमेंट होगा। जब प्रपोजल आई तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम जुलाई। देन दी एक्साइजेबल सर्विसेज, इसमें एक छोटी सी टेक्निकल अमेंडमेंट है फ्रेंचाइज सर्विसेज, इसके स्कोप को भी एनहांस किया गया है टुवर्ड्स रॉयल्टी और टेक्निकल सर्विसेज जो हैं वो भी अब इसमें शामिल हो गई हैं। दैट वुड आल्सो बी सब्जेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 10%। देन जी ये एक सीरियल नंबर टेबल 1 और 2 है, 3rd शेड्यूल का। इसमें वही जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उनकी एग्जेम्पशन जो है फेडरल एक्साइज से उनकी सप्लाईज को भी और उनको जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा उसकी भी एग्जेम्पशन दी गई है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू।